जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आप जानते हैं कि आप सादुल्लाह फ़रूकी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 7 का आगाज़ किया हुआ है और आज हमने इसका लेक्चर नंबर 9 पढ़ना है और आखिरी ये हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का। ऑसिलेशन वाइब्रेशन का ये लास्ट टॉपिक है। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये आपके पास इसके बाद एक टॉपिक था लेकिन उसको उन्होंने मिस कर दिया, कैंसिल कर दिया, वो स्मार्ट सिलेबस में नहीं है। तो हमने बच्चों पूरा चैप्टर नंबर 7 रिकॉर्ड करवाया। जितना हमारा बोर्ड के लिहाज से सिलेबस था उसके मुताबिक हमने इसके सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए और आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर है जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नेचुरल फिनोमेना है। रेजोनेंस एक नेचुरल फिनोमेना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारा टॉपिक थ्योरेटिकल है, आपने इसको ज़रा समझना है। आप पहले मैं ज़रा इसकी थोड़ी तमहीद बांधूंगा, पहले थोड़ा सा आपको मैं इसकी बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम इसकी फर्दर एग्जाम्पल्स पर चलेंगे, उसके बाद फिर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वगैरह को पढ़ेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कि फिज़िक्स में रेजोनेंस किसको कहते हैं। ठीक है जी। जी बच्चों, रेजोनेंस का फिनोमेना क्या होता है? आपको मैंने बताया था कि दुनिया में किसी भी बॉडी में वाइब्रेट करने की ना एक फ्रीक्वेंसी अल्लाह ताला ने रखी होती है। हर चीज़ में एक एबिलिटी होती है, हर चीज़ के अंदर एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो चीज़ वाइब्रेट कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप पेंडुलम को ना थोड़ा सा मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दो, ये हिलेगा, पेंडुलम वाइब्रेट करेगा। ये पेंडुलम जिस फ्रीक्वेंसी से हिलेगा, आपने बाहर से फोर्स नहीं लगानी, जिस फ्रीक्वेंसी से ये वाइब्रेट करेगा इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। किसी भी बॉडी को, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को जब आप मेन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ते हो वो आज़ादाना वाइब्रेट करता है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा होता है उसको हम फिजिक्स में कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। पेंडुलम के केस में ये फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करती है? आंसर है ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पेंडुलम की लेंथ पर, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी का। सिंपल पेंडुलम के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, तो सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था? F इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट G/L। तो ज़मीन की सरफेस के करीब G तो कांस्टेंट है, 2 पाई भी कांस्टेंट है, तो बेसिकली पीछे L बचा है लेंथ, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ लेंथ पर डिपेंड करती है। तो जिस पेंडुलम की जितनी लेंथ होगी उस लेंथ के ऊपर एक उसकी फ्रीक्वेंसी निकलेगी। यहाँ पर फ़र्ज़ करें 20 सेंटीमीटर वाला एक पेंडुलम है, आप यहाँ पर 20 लिखें, 20 फिर G की वैल्यू लिखें 1/2 पाई, सोल्व करें तो एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी ना। दिस इज़ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर पेंडुलम की लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी तो 30 सेंटीमीटर वाले पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी लेंथ पुट करें। तो हर पेंडुलम की एक पर्टिकुलर लेंथ पर ना एक फ्रीक्वेंसी बनती है जिसको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं रेजोनेंस क्या चीज़ है। रेजोनेंस होती है किसी भी बॉडी पर आपने बाहर से फोर्स लगानी है। मुझे बताओ, जब किसी वाइब्रेटिंग बॉडी पर बाहर से बार बार फोर्स लगाएंगे हम, ये कौन सी ऑसिलेशन होगी? तो आंसर है फोर्स्ड ऑसिलेशन। अभी पीछे हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा है ना, फ्री ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होती है? कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट कर रहा होता है आप उस पर बाहर से बार बार फोर्स लगो। किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी को अगर एक्सटर्नल फोर्स से सब्जेक्ट किया जाएगा, मजबूर किया जाएगा, बार बार उस पर फोर्स एक्सर्ट की जाएगी, इस ऑसिलेशन को हम कहते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो पहली चीज जो आपने सीखनी है, रेजोनेंस का ताल्लुक किस ऑसिलेशन से होता है? तो रेजोनेंस का ताल्लुक फोर्स्ड ऑसिलेशन से होता है। एक चीज आप कह सकते हैं, रेजोनेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ये फोर्स्ड ऑसिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है रेजोनेंस। कैसे? हमने आपको, बल्कि इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक और डेफिनेशन समझाई थी ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर की। मैंने कहा था कि ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें बाहर से बार बार फोर्स लग रही हो, ऐसा कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम जिसमें बाहर से बार बार फोर्स लगती है, जिसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन होती है, उस सिस्टम का नाम था ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आप कह सकते हैं रेजोनेंस का ताल्लुक फोर्स्ड ऑसिलेशन से है। आप ये भी कह सकते हैं रेजोनेंस का ताल्लुक ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर से है। आप कह सकते हैं रेजोनेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। चलिए, ये तो कुछ बेसिक हुआ। अभी तक हमने इस रेजोनेंस के लफ्ज़ को समझा नहीं है। इसको समझाने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको दोबारा से रिकॉल करवा रहा हूँ, रिव्यू करवा रहा हूँ। अब एक और चीज़ देखो, जब कोई भी बॉडी वाइब्रेट करता है,
जैसे ये मेरे पास पेंडुलम है, इसने वाइब्रेट करना है, ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पर जाएगा, दूसरी पर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर वापस आएगा, ये वाइब्रेट कर रहा है। मैंने इसे मीन पोजीशन से थोड़ा खींच के छोड़ दी, अब ये हिल रहा है, ठीक है बच्चों। अब ये जब ये वाइब्रेट कर रहा होता है ना, ये यहाँ से इस पोजीशन से आगे गया, फिर दोबारा यहाँ तक वापस आया, इसकी एक वाइब्रेशन पूरी हो गई है। बड़े गौर से सुननी है, आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, इससे सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास एक पेंडुलम था, ये पेंडुलम अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से जाता है, वाइब्रेट करता है, आगे जाएगा, फिर आगे से फिर वापस आएगा उसी जगह पर, तो उसकी एक वाइब्रेशन पूरी हो जाएगी। सपोज के एक वाइब्रेशन पूरी होने में इसे टाइम लगा है 1 सेकेंड। फर्ज कर लेते हैं कि इसको एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो कितना लगा, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इसने अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट की है, ठीक है। जैसे इसकी 1 सेकेंड में वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाए ना, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो जाए, आपने बाहर से फोर्स लगा देनी है। ये मैंने बाहर से फोर्स लगाई, फिर ये आगे गया, फिर 1 सेकेंड बाद वापस आया, फिर मैंने फोर्स लगा दी, फिर ये आगे गया, फिर 1 सेकेंड बाद वापस आया, फिर मैंने फोर्स लगा दी, फिर आगे गया, फिर 1 सेकेंड बाद वापस आया, फिर मैंने फोर्स लगा दी। मैं बाहर से बार बार फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी ये जो फोर्स है क्या इर्रेगुलर लग रही है? आंसर है मेरी फोर्स इर्रेगुलर नहीं लग रही, बल्कि मेरी फोर्स उतने ही टाइम के बाद लग रही है जितने टाइम के बाद उसकी वाइब्रेशन पूरी होती है। तो फिर मैं कह सकता हूं इस बॉडी की वाइब्रेशन का टाइम पीरियड और मेरी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड मैच हो गया। इस बॉडी की बच्चों, ये जो आपके पास पेंडुलम है, इस बॉडी की, चलिए ठीक है बैठ जाओ बच्चों, ये जो पेंडुलम आपके पास वाइब्रेट कर रहा है, इसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड। मेरी बाहर से फोर्स लगाने का टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड। जब इसकी वाइब्रेशन कंप्लीट होती है जितने टाइम में, दिस इज टाइम पीरियड, मैं बाहर से फोर्स लगाता हूं ठीक उसी टाइम के बाद, ये मेरी फोर्स का टाइम पीरियड है। मेरी फोर्स का टाइम पीरियड और इस वाइब्रेटिंग बॉडी का टाइम पीरियड अगर ये दोनों आपस में मैच हो जाए ना, इस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर, मैचिंग टाइम पीरियड पर एक फिनोमेना होता है, उसे रेजोनेंस कहते हैं। तो मैं पहले आपको मैचिंग समझा रहा हूं कि मैचिंग होती कैसे है। फिर से देखो, ये मेरे पास एक पेंडुलम है, ये वाइब्रेट कर रहा है। फर्ज करें कि इसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, लेट्स सपोज। ये 2 सेकंड में ऐसे आगे जाता है, वापस आता है, 2 सेकंड लगते हैं। जैसे ही ये वापस आता है, आप इस पर फोर्स लगाओ, फिर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस पर फोर्स लगाओ, फिर आगे गया, फिर वापस आया, 2 सेकंड हो गए, फिर इस पर फोर्स लगाओ। तो इसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड और मेरी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड दोनों मैच नहीं होंगे। जितने टाइम के बाद इसकी वाइब्रेशन पूरी होती है, मैं फोर्स भी तो उतने टाइम के बाद ही लगाता हूँ। दिस इज मैचिंग, ये होती है मैचिंग। अगर आपकी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड और पेंडुलम के वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड मैच हो जाए, इस मैचिंग टाइम पीरियड पर, इस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर, मेरी फोर्स लगाने की तरतीब फ्रीक्वेंसी, इसके वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी दोनों मैच होगी। इस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर, मैचिंग टाइम पीरियड पर दुनिया में एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेने को हम कहते हैं रेजोनेंस। और रेजोनेंस पर होता फिर पता क्या है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड एकदम बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बॉडी लार्ज एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लगती है, हैरानकुन तौर पर उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। दिस प्रोसेस, दिस फिनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। अब जरा डेफिनेशन पढ़ाएं। व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फोर्स, पीरियोडिक का मतलब पता क्या होता है? टाइम के इक्वल इंटरवल के बाद जो फोर्स लगती है, टाइम के एक मखसूस वक्फे के बाद बार बार जो फोर्स लगती है। अगर एक फोर्स 1 सेकेंड बाद लगी है ना, अगली फोर्स भी 1 सेकेंड बाद लगे, फिर अगली फोर्स भी 1 सेकेंड बाद लगे, इसको फिजिक्स में कहते हैं पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना, किसी भी चीज़ का रिपीट होना आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के मखसूस वक्फे के बाद कोई चीज़ रिपीट हो जाए, इसको कहते हैं पीरियोडिक। व्हेन द टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, मेरी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड, उसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड, या टाइम पीरियड की जगह लफ्ज़ फ्रीक्वेंसी भी लिखा जा सकता है, दोनों में कोई मसला नहीं है। एफ और टी आपस में इक्वल होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जहाँ टी है वहाँ पर एफ भी हो सकता है। एफ इज इक्वल टू 1/t होता है ना। मेरी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड, उस बॉडी के वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड, अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं,
तो फिर क्या होगा, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ बॉडी रिमार्केबली इंक्रीजेस, तो उस बॉडी का एम्पलीट्यूड हैरान कुन तौर पर बढ़ने लगेगा। हम ऐसा देखते हैं कि जब ये मैच हो जाएंगी ना दोनों चीज़ें, जब आपकी फोर्स एक मखसूस टाइम के बाद बार बार लगी जाए और आपकी फोर्स उतने टाइम के बाद लग रही है जितने टाइम के बाद उसकी वाइब्रेशन पूरी हो रही है, हम देखेंगे उस पेंडुलम का एम्पलीट्यूड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये जो एम्पलीट्यूड हैरान कुन तौर पर इंक्रीज होता है, इस प्रोसेस को हम रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूरी है कि आपकी फोर्स पीरियोडिक होनी चाहिए। दिस इज पीरियोडिक फोर्स, नॉट इरेगुलर फोर्स। इरेगुलर फोर्स नहीं, ऐसा नहीं कि जब मर्जी दिल करे फोर्स लगा दो, नहीं, फिर रेजोनेंस नहीं होगी। जितने टाइम के बाद एक दफ़ा फोर्स लगाई है, अगली फोर्स भी उतने टाइम के बाद हो। देखो ये नेचुरल फिनोमेना है, नेचर सिमेट्री मांगती है, नेचर खुद भी सिमेट्रिकल है, वो चीज़ों में भी सिमेट्री मांगती है। रेजोनेंस उस वक्त होगी जब सिमेट्री होगी। सिमेट्री मतलब एक तरतीब के साथ बार बार फोर्स लगी जाए एक मखसूस टाइम के बाद। ऐसे नहीं कि पहली फोर्स 1 सेकंड बाद लगी है, अगली 2 सेकंड बाद लगी, या 1.5 सेकंड बाद लगे, या 1.25 सेकंड बाद लगे, ऐसा नहीं, फिर रेजोनेंस नहीं होगी। आपकी फोर्स लगाने की तरतीब उसके वाइब्रेट करने की तरतीब बराबर होनी चाहिए। जितने टाइम में उसका चक्कर पूरा हुआ आपकी फोर्स भी उसी वक्त लगी, फिर आगे गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगी, फिर आगे गया, फिर वापस आया, फिर फोर्स लगी, तो ये तरतीब बराबर होगी। तो जितने टाइम में ये बॉडी वाइब्रेट करता है, उतने टाइम में ही आप उस पर फोर्स लगाते हो। इस मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर, मैचिंग टाइम पीरियड पर एक फिनोमेना होगा जिसे हम रेजोनेंस कहते हैं। तो रेजोनेंस पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये ज़रूरी है कि आपकी फोर्स कितनी पीरियोडिक है, एक जैसे वक्फे के बाद बार बार लगनी चाहिए। भले वो फोर्स कमज़ोर हो, लेकिन रेजोनेंस होगी तो एम्पलीट्यूड बढ़ने लगेगा। घर जाके आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एक धागा लें, उस धागे के साथ छोटी सी लोहे की गोली बांधें, पेंडुलम बना लें, उस पेंडुलम को वाइब्रेट करवाएं। जैसे ही पेंडुलम आपके मुंह के करीब आए, ब्लो करो, फूंक मारो उस पर, फूंक, ऐसे वो आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर फूंक मारो, फिर आगे गया, फिर वापस आया, फिर उस पर फूंक मारो। तो आपकी ये जो फूंक है, ये कोई इतनी बड़ी फोर्स नहीं है। आपका पेंडुलम पर फूंक मारना है, ये कोई बहुत बड़ी फोर्स नहीं है, ये तो कमज़ोर सी फोर्स है। लेकिन आप देखेंगे इस कमज़ोर की फोर्स से भी, इस कमज़ोर फोर्स से भी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ने लगा है। ये क्यों बढ़ रहा है? आंसर है, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो पीरियोडिक फोर्स है और उसका टाइम पीरियड उसके टाइम पीरियड से मैच कर रहा है। दिस इज तरतीब, दिस इज सिमेट्री। ये एक सिमेट्री होती है, रेजोनेंस में सिमेट्री चाहिए होती है बस, ठीक है। तो भले आपकी फोर्स वीक हो, कमज़ोर हो, लेकिन अगर वो फोर्स पीरियोडिक होगी, उसका टाइम पीरियड उस वाइब्रेटिंग बॉडी के टाइम पीरियड से मैच होगा, तो मैचिंग टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा। जब रेजोनेंस होती है ना, तो हर प्रोसेस अपनी पीक पर होता है, कोई भी प्रोसेस हो। जैसे एट रेजोनेंस पर अगर बॉडी वाइब्रेट कर रहा है तो उसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा अगर वो वाइब्रेट कर रहा है। रेजोनेंस पर अगर कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो रेजोनेंस पर एनर्जी ट्रांसफ़र मैक्सिमम होती है। अगर कहीं एनर्जी, किसी प्रोसेस में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है तो रेजोनेंस पर एनर्जी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। तो मतलब रेजोनेंस पर कोई भी फिनोमेना अगर चल रहा है तो वो अपनी किस वैल्यू पर होगा? मैक्सिमम और पीक वैल्यू पर होगा। चले एक एक्सप्लेनेशन में एक छोटी सी एग्जांपल उसने दी है, इसको देखें। ये आपके पास एक ए बी रॉड है, इस ए बी रॉड के साथ मैंने 6 पेंडुलम बांधे, 3 पेयर हैं। कैसे? सी सी डैश वाला एक पेयर है, बी बी डैश वाला, ए डैश। पेयर का मतलब है जिनकी लेंथ सेम है, जिनकी लेंथ बराबर है, दिस इज पेयर। सी और सी डैश की लेंथ बराबर है, बी और बी डैश की लेंथ बराबर है, ए और ए डैश की लेंथ। पेंडुलम में जिनकी लेंथ बराबर होती है उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका टाइम पीरियड बराबर होता है। और बच्चों देखो, टाइम पीरियड के फार्मूले में भी एल आ रहा है, लेंथ, एक लेंथ पर एक टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी के फार्मूले में भी तो लेंथ आ रही है, छोड़ दें डायरेक्टली है कि इनवर्सली है। एक पेंडुलम की एक फ्रीक्वेंसी होगी नेचुरल, एक टाइम पीरियड होगा, ठीक है। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पर कोई एल पुट करें, 10 सेंटीमीटर करेंगे, उसका अपना निकलेगा, 20 वाले का अपना निकलेगा, 30 वाले का अपना निकलेगा।
ये टोटल मेरे पास 6 पेंडुलम है। आपने इनमें से किसी एक पेंडुलम को वाइब्रेट करवाना है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज सरफेस, ये एक सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैंने यहां से लेट सपोज सी वाले को पकड़ा और इसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस यानी ये बाहर निकाला और छोड़ दिया। वाइब्रेशन ऐसे ही होती है ना, मैं यहां से सी वाले को पकड़ूंगा, ये सी वाले पेंडुलम को यहां से मैंने पकड़ा है, इसे मैंने सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बाहर चलाया, एक्सट्रीम पोजीशन पर लेके गया और छोड़ दिया। अब ये सी वाला पेंडुलम हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इसकी वाइब्रेशन से ना ए बी रॉड के अंदर एक डिस्टर्बिंग फोर्स पैदा होगी। उस फोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी होगी, आंसर है जितनी फ्रीक्वेंसी सी की है ना। अगर फर्ज करें सी एक सेकंड में एक दफ़ा हिलता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी। 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 वाइब्रेशंस पर सेकंड। अगर सी वाला एक सेकंड में एक दफ़ा हिलता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। जितनी दफ़ा ये हिलेगा ना एक सेकंड में, उतनी दफ़ा फोर्स पैदा होगी राड के अंदर, राड भी तो हिलेगी ना। अगर ये एक सेकंड में एक दफ़ा हिलता है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 फ्रीक्वेंसी की एक फोर्स राड के अंदर पैदा होगी। अच्छा, उस फोर्स से क्या होगा, सारे पेंडुलम, जब जारी बात है राड के अंदर फोर्स आएगी ना तो नीचे सारे पेंडुलम हिलेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलेंगे। एक ही राड के साथ बांधा हुआ है तो एक हिल रहा है तो बाकी भी तो हिलेंगे। हम देखते हैं ए डैश भी हिलेगा, बी डैश भी हिलेगा, बी भी हिलेगा, ए भी हिलेगा, सारे पेंडुलम वाइब्रेट करेंगे लेकिन इनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा। एक ऐसा पेंडुलम होगा जिसका एम्पलीट्यूड बाकियों से ज़्यादा होगा, वो है सी डैश। मैंने सी को वाइब्रेट करवाया, इसकी वाइब्रेशन से बाकी सारे पेंडुलम वाइब्रेट करेंगे, हिलेंगे, लेकिन सी डैश वाला सबसे ज़्यादा एम्पलीट्यूड से हिलेगा क्योंकि सी डैश का टाइम पीरियड सी से मिलता है। क्योंकि सी डैश की फ्रीक्वेंसी सी से मिलती है, दोनों सेम लेंथ की है ना, दोनों की लेंथ सेम है। तो मैं सी को हिलाता हूँ, वाइब्रेट करवाता हूँ, सी डैश खुद ही वाइब्रेट करने लगता है लार्ज एम्पलीट्यूड से। फिर रोक दो, सिर्फ बी वाले को पकड़ो, बी वाले को पकड़ के वाइब्रेट करवाओ, बी वाला हिलेगा, बी डैश वाला खुद ब खुद वाइब्रेट करने लगेगा लार्ज एम्पलीट्यूड से, क्योंकि इनका टाइम पीरियड मैच होता है। ए और ए डैश वाले आपस में मैच होते हैं। दिस इज रेजोनेंस। ठीक है, तो ये 6 पेंडुलम है, इनमें से किसी एक को हिलाओगे ना, बाकी सारे हिलेंगे लेकिन उनमें से एक ऐसा होगा जो ज़्यादा हिलेगा, वो हिलेगा जिसका टाइम पीरियड मैच हो रहा है, जो सेम लेंथ का होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ रेजोनेंस की एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस, इसकी एप्लीकेशंस हैं, तो वो भी हम देखते हैं ज़रा। जी बच्चों, कुछ रेजोनेंस के एडवांटेजेस हैं, कुछ रेजोनेंस के डिसएडवांटेजेस हैं। रेजोनेंस की एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं, यूजेस भी कह सकते हैं, कहाँ कहाँ ये फिनोमेना इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले देखें, रेजोनेंस की एक बेहतरीन इसकी टाइप है, उसे कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। रेजोनेंस की कुछ टाइप्स होती हैं ना, जैसे मैकेनिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। मैकेनिकल रेजोनेंस की सबसे बेहतरीन एग्जांपल होती है स्विंग झूला। ये जो स्विंग होता है, जिसमें एक रस्सी होती है, ऊपर किसी सरफेस से बंधी होती है, नीचे एक लकड़ी का फट्टा रखा होता है, तो स्विंग इज जस्ट लाइक अ पेंडुलम। ये एक पेंडुलम भी होता है। पेंडुलम में एक डोरी होती है, साथ मैस होता है ना, इसमें भी एक रस्सी होती है और साथ ये आपके पास लकड़ी का फट्टा होता है। तो स्विंग जो होता है वो बेसिकली एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है जी, अजान सुनिए। तो स्विंग बच्चों एक पेंडुलम की तरह होता है, जैसे एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब ये रेजोनेंस की एग्जांपल कैसे है, मैकेनिकल रेजोनेंस इसको क्यों कहते हैं। देखो, जब ये झूला स्विंग जब चल रहा होता है ना, ऐसे आप एक जगह खड़े हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई बंदा झूला ले रहा है, ये झूला आगे जाता है, ये पीछे आता है, आप एक जगह खड़े हैं, जैसे ही आपके करीब झूला आता है आप उसको एक पुश दो, धक्का दो, एक फोर्स लगाओ, वो फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आप उस पर हल्की सी फोर्स लगाओ, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर हल्की सी फोर्स लगाए। तो ये वही सीन नहीं है जो सबसे पहले मैंने आपको समझाया था। जितने टाइम में उस झूले का अपनी वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, उतने टाइम के बाद ही आप उस पर फोर्स लगा रहे हो। तो आपकी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड, उसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड बराबर है, मैच है। बच्चों, जितने टाइम में झूला अपनी वाइब्रेशन पूरी करता है, एक चक्कर पूरा करता है, उतने टाइम के बाद ही तो आप उसको धक्का देते हो।
तो आपकी फोर्स लगाने की फ्रीक्वेंसी फोर्स लगाने का टाइम पीरियड उतना ही है जितना उसके वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड है। तो हम देखेंगे कि झूले पर हल्का हल्का पुश भी दोगे ना, थोड़ी थोड़ी फोर्स भी लगाओगे, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज रेजोनेंस। हाँ, अगर आप उस पर रेगुलर पुश ना दो, एक तरतीब के साथ उस पर फोर्स ना लगाओ, बल्कि इरेगुलर फोर्स लगाओ। जैसे झूला आगे गया, पहली फोर्स आपने इधर से लगाई, वो आगे गया, अगली फोर्स आपने सेंटर से ही लगा दी, फिर कभी बहुत पीछे से लगा दी, कभी बहुत आगे से लगा दी। जब आप इरेगुलर पुश दोगे ना, इरेगुलर फोर्स लगाओगे, तो वाइब्रेशन तो दरकिनार, एम्पलीट्यूड का बढ़ना तो आप एक तरफ छोड़ दो, उसकी वाइब्रेशन जो है ना वो मुश्किल हो जाएगी। झूला कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, वो बड़ी मुश्किल वाइब्रेट करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि झूला स्मूथली वाइब्रेट करे, उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाए, तो आप उस पर जो फोर्स लगाओ वो एक सीक्वेंस के साथ लगाओ। एक फिक्स टाइम के बाद एक जैसी फोर्स बार बार लगाते जो, भले आपकी फोर्स हल्की होगी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। आपने अक्सर ये एग्जांपल दी होगी कि मेलों ठेलों पर ना कुछ बंदे, ये कंपटीशन भी होता है कि कौन ज़्यादा झूला ऊंचा लेके जाता है, तो हल्का सा उनको ना हल्का सा पीछे ले जा कर ना छोड़ दिया जाता है, अगला काम उन्होंने अपनी टांगों से खुद ही करना होता है। कैसे करते हैं? जैसे झूला पीछे आता है, वो बंदा अपनी टांगों से फोर्स लगा के आगे लेके जाता है, फिर पीछे आता है, फिर बंदा अपनी टांगों से फोर्स लगा के उसे आगे लेके जाता है। दिस इज सिमेट्री। ये सिमेट्री तो है, यही तो रेजोनेंस होती है। बाहर से कोई फोर्स लगा दे या वो खुद ये फोर्स जनरेट करे सीक्वेंस के साथ, वो फोर्स अगर सीक्वेंस के साथ होगी तो आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा और झूला वो लार्ज एम्पलीट्यूड से चलने लगेगा। ठीक है? तो स्विंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मैकेनिकल रेजोनेंस। ठीक है? अच्छा, अब कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस में सोल्जर को ये एडवाइस दी जाती है कि जब वो किसी पुल पर से, ब्रिज पर से गुजरे ना, तो वो अपने स्टेप्स को ब्रेक कर दें। स्टेप्स को ब्रेक करने का मतलब है कि वो मार्च करते हुए ना जाएं। फौजी होते हैं ना, एक साथ पाँव उठाते हैं, एक साथ ज़मीन पर मारते हैं। फौजियों की परेड देखी होगी, सोल्जर जब चलते हैं एक साथ पाँव उठाते हैं, एक साथ ऐसे मारते हैं। 1000 फौजी जा रहा है तो 1000 पाँव उठेंगे, एक साथ ब्रिज पर लगेंगे, फिर एक साथ उठेंगे, एक साथ लगेंगे। दिस इज पीरियोडिक फोर्स। जब फौजी चलता है, फौजी जब सोल्जर चलते हैं, तो वो अगर मार्च करते हुए जाते हैं ना, तो उनकी फोर्स पीरियोडिक होती है। एक मखसूस टाइम के बाद ब्रिज पर बार बार फोर्स लगेगी, आपकी फोर्स पीरियोडिक हो जाएगी। जब फोर्स पीरियोडिक हो जाए ना, तो फिर ज़्यादा इम्कान होता है कि कहीं रेजोनेंस हो जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस होती ही सिमेट्री से है। कहीं पर सिमेट्री आ जाए तो वहाँ पर रेजोनेंस होने का इम्कान बढ़ जाता है। तो सोल्जर्स को ये कहा जाता है कि जब आपने ब्रिज पर से गुजरना है तो परेड नहीं करनी, आम रूटीन में चलना जैसे चलते हैं, किसी का पाँव ऊपर हो, किसी का नीचे हो, क्योंकि हो सकता है कि उनका रिदमिक मार्च, उनका स्मूथ मार्च उस ब्रिज में रेजोनेंस कर दे। अगर उसमें रेजोनेंस हो गई तो ब्रिज लार्ज एम्पलीट्यूड से हिलने लगेगा। तो ब्रिज एक सॉलिड चीज़ है, अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा हिलता है ना, तो वो टूट जाता है, ब्रिज टूट जाएगा, गिर जाएगा नीचे। तो देखें, ये एक फिनोमेना है कि इस रेजोनेंस के ज़रिए हम इतनी सॉलिड चीज़ को तोड़ सकते हैं, बजाय इतनी इतनी बड़ी करेने लाएं या हथौड़े मारें, रेजोनेंस के ज़रिए उसे तोड़ा जा सकता है। आप छत पर अगर 20-25 लोग खड़े हो जाओ और छत पर कराटों की या किसी भी चीज़ की परेड करो, तो ऐसा इम्कान है कि छत पर रेजोनेंस हो जाए। जब भी फिनोमेना पीरियोडिक होगा ना, जब भी फोर्स एक मखसूस टाइम के बाद बार बार लगेगी, तो रेजोनेंस होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। अगर छत पर रेजोनेंस हो जाए तो रेजोनेंस पर क्या होता है, इसकी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, छत ज़्यादा हिलेगी। जब ये हिलना शुरू होगी ना, तो एक लिमिट से ज़्यादा, एक लिमिट तक तो ये बर्दाश्त हो जाएगा, लिमिट से ज़्यादा हिलेगी तो छत टूट जाएगी, बिल्डिंग गिर जाएगी नीचे। आपने अक्सर देखा होगा, जब अक्सर साउंड सिस्टम लगा होता है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कुछ ऐसे वूफर्स होते हैं, साउंड सिस्टम होता है, वो दिल की धड़कन को तेज़ कर देते हैं। ये रेजोनेंस ही होती है, दिल के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो धड़कन तेज़ हो जाती है ऐसे। तो दिल के मरीज़ों को अक्सर कहा जाता है कि बड़े साउंड सिस्टम के पास इनको नहीं रखना, क्योंकि दिल की धड़कन तेज़ होगी तो उसका नुकसान हो सकता है। तो ब्रिज की वाइब्रेशन से, ये अमेरिका में एक ब्रिज था टाकोमा, उस पर सोल्जर परेड करते हुए जा रहे थे तो वो टूट गया था। उस वक्त के बाद फौजियों में ये एक उन्हें सिखाया जाता है
कि आपने परेड करनी है ज़मीन पर, अगर कोई ब्रिज आ जाए तो वहाँ पर आपने अपनी परेड को रोक देना है, कदमों को तोड़ देना है और नॉर्मल रूटीन से चलना। इसी तरह से रेजोनेंस की दूसरी टाइप होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में ट्यूनिंग रेडियो आता है, रेडियो, ट्यूनिंग अ रेडियो, रेडियो को ट्यून करना। अच्छा, ट्यून का मतलब भी मैच करना होता है, याद रखना। ट्यूनिंग का मतलब भी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है। रेडियो में होता क्या है, रेडियो के अंदर एक सर्किट लगा होता है बच्चों, रेडियो के अंदर एक सर्किट लगा होता है, रेडियो सेट के अंदर कैपेसिटर इंडक्टिव सर्किट, एक सी होता है एक एल होता है। रेडियो में कैपेसिटर लगा होता है, वेरिएबल कैपेसिटर, और एक ये कॉइल लगी होती है, इस कॉइल को इंडक्टर कहते हैं, सेकेंड ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक हो गया। इंडक्टर, इंडक्टर कॉइल, इसे इंडक्टर कॉइल कहते हैं। ये कैपेसिटर है, वेरिएबल कैपेसिटर। रेडियो में ना बच्चों जोन जोन सा चैनल है ना, जैसे रेडियो में एक चैनल 100 वाला है, फिर 101 वाला है, 102 वाला है, 103 वाला है। जो चैनल सुनते हैं ये सुनते जो, बस जो लिख रहा हूँ इसको सुनते जो। 100, 101, 1021, इस तरह से रेडियो के चैनल होते हैं बहुत सारे। जो जो चैनल बने हैं ना, उन सब की फ्रीक्वेंसीज, उन सब की वेव्स इन्वायरमेंट में हैं। आपने अपने रेडियो सेट में किसी एक चैनल को सुनना है, कैसे सुनोगे? आपके पास जो रेडियो सेट है ना, आपने उसके बटन को घुमाना है, चलाना है। बटन को, उसे नोब कहते हैं, नोब, KNOB। उस नोब को रोटेट करो, उसकी रोटेशन से क्या होगा, सी बदलेगा। सी बदलने से क्या होगा, इस सर्किट में करंट ओसिलेट कर रहा होता है ऐसे, कभी करंट इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर, कभी। एल और सी जब भी मिलते हैं ना, ये करंट को घुमाते हैं ऐसे। इस सर्किट में रेडियो सेट के अंदर जिस फ्रीक्वेंसी से करंट चलेगा ना, उसी फ्रीक्वेंसी का चैनल चलेगा। अगर मेरे इस रेडियो रिसीवर के अंदर करंट ओसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी 101 है, बाहर जो 101 वाला चैनल होगा ना, ये फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच होगी, मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी, और रेजोनेंस पर मैंने आपको बताया था एनर्जी अब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होती है। इस चैनल की सारी एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी और आप सिर्फ इसी चैनल को सुनोगे और किसी चैनल को नहीं सुनोगे। बच्चों फिर से, हमारे पास इन्वायरमेंट में हर किस्म का चैनल मौजूद है, उसकी वेव्स हैं। हमने अपने रेडियो सेट की इंटरनल फ्रीक्वेंसी उतनी रखनी है जो चैनल आपने सुनना है। अगर आपने 101 वाला सुनना है तो आपके रेडियो के अंदर करंट की फ्रीक्वेंसी 101 होनी चाहिए। अगर आपने 103 वाला सुनना है तो रेडियो के अंदर जो सर्किट लगा है, उस सर्किट में करंट की फ्रीक्वेंसी 103 होगी, तो वो 103 वाली फ्रीक्वेंसी बाहर 103 से मैच होगी, मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी, और उसकी सारी की सारी उसी चैनल की एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, और रेडियो सिर्फ उसी चैनल को चलाएगा। यानी जिस एक पर्टिकुलर चैनल को पिक करना होता है, आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी, किस चीज़ की फ्रीक्वेंसी, करंट की। इसके अंदर ना एक सर्किट होता है जो करंट घुमा रहा होता है, उस करंट की ओसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी उतनी रखो जो चैनल सुनना है। अगर मैंने 106 वाला सुनना है तो 106 बाहर, अंदर रेडियो के अंदर भी 106 फ्रीक्वेंसी का करंट होगा, दोनों मैच हो जाएंगे, मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी, और 106 वाले की सारी एनर्जी एंटीना के ज़रिए अब्जॉर्ब हो जाएगी, और जब उस चैनल की सारी एनर्जी आ जाएगी ना, तो फिर वो चैनल चलने लगेगा, वो चैनल हमें सुनाई देगा। इस तरह से एक वक्त में एक चैनल को ट्यून किया जाता है। ट्यून का मतलब मैच करना, मैच का मतलब इक्वल करना, मैच। तो आपने एक वक्त में किसी एक चैनल को मैच करना है और उसी को सुनना है। इसी तरह से बच्चों, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में एक और एग्जांपल आती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन, ये एक छोटा सा एंड पर 1-2 लाइन रह गई है। माइक्रोवेव ओवन क्या है? माइक्रोवेव ओवन खानों को गर्म करता है, इवनली खाना पकाया भी जाता है, खाना गर्म भी किया जाता है, एक जैसा सारे खाने को गर्म करता है। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव्स होती हैं बच्चों, और माइक्रोवेव्स किस फ्रीक्वेंसी की होती हैं? आंसर है, इनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। जो माइक्रोवेव ओवन में वेव्स आती हैं ना, माइक्रोवेव्स, उनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर होती है। उनकी फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है।
करेक्ट है ये 2450 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो माइक्रोवेव ओवन में जो माइक्रोवेव्स आती हैं उनकी वेवलेंथ 12 सेंटीमीटर की होती है और उनकी फ्रीक्वेंसी 24,450 मेगाहर्ट्ज की होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो वेव्स आ रही हैं ना, माइक्रोवेव ओवन उसी खाने को गर्म करेगा जिसमें पानी के मॉलिक्यूल्स और फैट होगी। पानी जिसमें होगा ना, असल में माइक्रोवेव ओवन खाना गर्म नहीं करता, पानी गर्म करता है। कैसे? आप कभी सूखी रोटी माइक्रोवेव ओवन में रख के देखो, 3 दिन उसे धूप में रखो, फिर उसे माइक्रोवेव ओवन में रखो, गर्म नहीं करेगा। दुनिया की हर वो चीज़ जो गले से नीचे उतरती है ना, वो नरमी की वजह से उतरती है, नरम होती है, तभी आप गले के अंदर लेके जाते हो। और नरमी चीज़ों में पानी की वजह से होती है। कुदरती तौर पर हर चीज़ में पानी होता है, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ में पानी रखा होता है। उस खाना पकाते हुए भी पानी डाला जाता है, रोटी पकाते हुए आटा गूंदते हैं, पानी डालते हैं, तो पानी होता है ना। पानी की वजह से तो खुराक खाई जाती है, वो नरम होती है, चबाई जाती है, गले के नीचे जाती है। सूखी रोटी तो चीरती हुई जाएगी, वो तो आप खा ही नहीं सकते। टुक्कर जिसे कहते हैं, रोटी बिल्कुल सूख गई है, उसका पानी सारा एवेपोरेट हो गया, तो वो क्या होगा, उसे आप खा नहीं सकते। तो माइक्रोवेव ओवन ने क्या करना है, माइक्रोवेव ओवन ने ये काम करना है कि माइक्रोवेव ओवन ने इस फ्रीक्वेंसी की वेव्स फेंकनी है 2450। पानी के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेट करने की फ्रीक्वेंसी भी 2450 होती है। पानी का मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट कर रहा होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2450 है। माइक्रोवेव ओवन से वेव्स आई, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 2450। जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो मैचिंग फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होगी और रेजोनेंस पर पानी का मॉलिक्यूल लार्ज एम्पलीट्यूड से हिलेगा। ये पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, लार्ज एम्पलीट्यूड से हिलेगा। और आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, केमिस्ट्री में, फर्स्ट ईयर में, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक बढ़ती है, वाइब्रेशन बढ़ती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी के मॉलिक्यूल पहले हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहे थे, रेजोनेंस होगी, उसी फ्रीक्वेंसी की माइक्रोवेव्स आएंगी, तो पानी के मॉलिक्यूल्स लार्ज एम्पलीट्यूड से हिलेंगे। जब ये ज़्यादा हिलेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा होगी, तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ने से खाना गर्म हो जाएगा। तो माइक्रोवेव ओवन बर्तन गर्म नहीं करता, खाने को गर्म करता है और खाने में पानी के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाता है। पानी गर्म होगा तो खाना खुद ब खुद गर्म होगा, जब खाना गर्म होगा तो बर्तन भी गर्म हो जाएगा। तभी तो कहते हैं ना प्लास्टिक का या दूसरे बर्तन में खाना रखना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि वो इंसुलेटर होते हैं, तो जब एक चीज़ गर्म हो जाती है ना, तो बर्तन भी वो गर्म कर देती है, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कोई मिट्टी का हो या प्लास्टिक का हो या इस तरह का मटेरियल हो, ताकि वो इतनी जल्दी गर्म ना हो, वो इंसुलेटर होता है। तो माइक्रोवेव ओवन में भी कौन सा प्रिंसिपल है, रेजोनेंस का। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। लो बच्चों, आपने इस टॉपिक को, सारा थ्योरेटिकल टॉपिक अच्छी तरह सुनना है, जेहन में बिठाना है, याद करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।